Class 6, we will start the chapter which we have already started, Geography chapter 1, and today we will going to complete this chapter because only one topic are left, satellites and meteoroids. Okay, so in the last topic, in the last video we have discussed that why the earth is important for us and why it is important for human, why the life exists on earth only. So there is a reasons behind. Go through the value corner. स्मॉल आंसर्स इसके हैं कि द अर्थ आवर अर्थ हैज़ अ राइट अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट नीडेड टू सपोर्ट लाइफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वी नीड फूड देन वाटर एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. ठीक है ना. तो ये थ्री चीज़ जो है हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है. ये ऑलरेडी थ्री चीज़ें कंपोनेंट्स जो है हमें हमारे लिए वो प्रेजेंट है, जिसके लिए कहा जाता है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट, यूनिक प्लैनेट विच कंसिस्ट लाइफ. तो इसी तरह से ठीक है. अब हम आज पढ़ेंगे सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स किसे कहते हैं, व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट्स. सो द वर्ड सैटेलाइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेला मीनिंग कंपेनियन और अटेंडेंट. So satellites are celestial objects that move around the planet. Like planet, they do not have their own heat and light but reflect the light of the sun. तो हमने क्या बताया कि सैटेलाइट्स क्या है. ये वर्ड्स कहाँ से निकाला गया, ये वर्ड्स ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से. अब वो वर्ड्स क्या था, सैटेलाइट, इसका मतलब है कंपेनियन और अटेंडेंट. तो साथी, आपके साथी, आपके फ्रेंड जो होते हैं, आपके साथ बैठते हैं आपके क्लास में सीट्स में. तो उसी तरह से सैटेलाइट्स जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं उसके साथ में जो चीज़ें उसके साथ हैं, तो उसी तरह से इसका नाम रखा सैटेलाइट्स. सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आता है, बट ये इनका खुद का ये भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स. तो सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी है दैट रिवॉल्व्स, वो प्लैनेट्स के पूरे चक्कर काटते हैं, पूरे चक्कर काटते हैं. लेकिन इनकी खुद की अपनी कोई लाइट्स नहीं है और हीट नहीं है. इनके पास जो भी रोशनी आती है, द लाइट एंड हीट विच दे आर रिसीविंग ओनली फ्रॉम द सन, उसको सन से ही मिलता है. इसी तरह से डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट सैटेलाइट्स. ठीक है. तो डिफरेंट प्लैनेट्स जो है उनके पास अपने अपने सैटेलाइट्स है. मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वेनस के पास नहीं, अर्थ के पास एक है, वो है मून, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून. मार्स में 2 हैं, जुपिटर में 79, सैटर्न में 61, यूरेनस में 27, नेपच्यून में 14. तो ये उनके सैटेलाइट्स हैं. तो हमारे इंडिया में हमारे पास कितने हैं, 1 है, और वो है हमारा मून. तो मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है. अब अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज मून. तो इसकी डायमीटर कितना है, कहा गया 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 है वो. एंड इट्स डिस्टेंस कितनी अर्थ से, 3,84,400. एंड इज क्लोजर टू अर्थ देन सन. ये अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज है, सन से नहीं. एंड दे आर ओनली माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेप्रेशिएशन ऑन द मून. मीन्स गड्ढे हैं, माउंटेन्स है, प्लेन्स है मून के अंदर. द मून हैज़ नो लाइट. तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि इसकी डिस्टेंस कितनी, इतनी है. डायमीटर कितना है, अर्थ का जितना डायमीटर है उसके अर्थ का डायमीटर से 1/4 है ये. फिर मून में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी है, और डिप्रेशिएशंस में गड्ढे हैं, सरफेस दिखते हैं वहाँ पर. द मून हैज़ नो लाइट, उसका खुद का कोई लाइट्स नहीं है. और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो किसका है, सन का है. और ये इट टेक्स अबाउट 28 days and 8 hours टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. तो ये अर्थ मान लेते, ये अर्थ है हमारा और ये मून है. तो ये मून को अर्थ के पूरे चक्कर लगाने में, वापस इस जगह में आने में कितना समय लगता है, 28 days 8 hours around the earth and the same time to rotate on its own axis too. और उतना ही समय लगता है उसको अपने फेस को चेंज करने में. मतलब जब आप देखते हो फुल मून से न्यू मून में आ जाते हो, तो इसी तरह से उसको भी समय कितना लगता है, 28 and 8 hours अपने ही एक्सेस में रोटेट करने में, रिवोल्यूशंस एंड रोटेशंस में. एज अ रिजल्ट वी गेट
वे गेट टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। इसीलिए हमेशा हमें मून की एक साइड ही नज़र आती है। फेजेस ऑफ द मून, तो जिस तरह से फेस चेंज करता है, जैसे कहा इस तरह से फेस की फेजेस बढ़ती रहती है, धीरे 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 फुल मून में हो जाता है। तो ये फेजेस है। द मून अपीयर्स इन द स्काई इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग, और मून्स जो है रिफर करते हैं फेजेस ऑफ द मून जो है अलग अलग है। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट इट टेक्स टू 28 days and 8 hours टू रिवॉल्व, अर्थ के चक्कर लगाने में। द शेप ऑफ द मून ग्रो ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ दिस पीरियड एंड रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ। तो मतलब जो फेजेस होता है, मतलब 28 days, जैसे मान लो अगर फुल मून है तो हाफ मून वापस हाफ मून होने में तो उतना ही समय लगता है, हाफ टाइम वापस उसको वापस जाने में हाफ टाइम। तो इसीलिए हमेशा जब भी हमें दिखता है तो ये हमें वन साइड ही दिखता है। द शेप ऑफ द मून ग्रो ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ दिस पीरियड, तो उसका मून का जो शेप है ग्रो होने में कितना समय लगता है, हाफ बोला गया। 28 and 8 hours मीन्स 28 का हाफ कर दो और हाफ 4 hours हो गया, ठीक है। फिर कहा गया उतना ही हाफ उसको दूसरा वापस रिड्यूस होने में भी लगता है, जब वो घटता है फुल मून से रिड्यूस होता है, नीचे वापस पीछे जाता है। द पीरियड व्हेन द शेप ऑफ द मून ग्रो इज नोन एज वैक्सिंग पीरियड, तो जब शेप ऑफ द मून जो होता है ग्रो होता है, जब वो बढ़ता है तो उसको वैक्सिंग पीरियड कहते हैं, और जब रिड्यूस होता है तो उसको वैनिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो वैक्सिंग पीरियड कब होता है, जब वो ग्रो करता है, बढ़ता है, और जब वो घटता है तो वो वैनिंग पीरियड हो जाता है, ठीक है। वैक्सिंग एंड वैनिंग पीरियड इस तरह से हो गया। व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अर्थ डज नॉट रिसीव सनलाइट वी कैन नॉट सी द मून, दिस इज कॉल्ड एज द न्यू मून। तो देखो ये वाला फेस आपको दिख रहा है इस तरह से, पहला दूसरा तीसरा, ये कैसे कैसे घटते गया घटते गया गिरते गया, लास्ट में ये डार्क फेस, दैट इज न्यू मून। इसके बाद अब क्या आएगा, न्यू मून आ जाएंगे। तो इसी तरह से दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। न्यू मून और अमावस्या, इसको ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी मीन्स में इसको अमावस्या के नाम से कहा जाता है। व्हेन द मून लुक्स लाइक फुल डिस्क एंड इट इज़ नोन एज फुल मून और पूर्णिमा ऑल्सो, ठीक है। अब जब पूरा एकदम, एक तो जब वो ब्लैक हो जाता है वो अलग हो गया, और जब वो फुल मून पूरा दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। तो न्यू मून अमावस्या, और जब फुल मून हो जाता है पूरा का पूरा तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा के हिसाब से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी दिखती है। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं, अ ब्रोकन पीस ऑफ प्रोबेबली एन एक्सप्लोडेड प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट। जो सन के आसपास जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स भी होते, पत्थर होते हैं, तो वो भी अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। हमने बीच में देखा था कि एक एस्टेरॉइड का जो दिख रहा था आपको डॉट डॉट, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, तो ये था वो एस्टेरॉइड्स, ठीक है। दो प्लैनेट से टूटे हुए जो टुकड़े थे, जो रॉक्स पार्टिकल्स थे एक्सप्लॉइड होने के बाद, वो चीज़ें जो है अपने एक आराम से अपना ऑर्बिट बना दिया है, और उस ऑर्बिट में वो रोटेट करते हैं। देयर ऑर्बिट लाइज बिटवीन द मार्स ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। तो ये किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब अगर ये मार्स है और ये जुपिटर है तो इनके बीच में इस तरह से डॉट 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 ये हो गया, ये हमारा एस्टेरॉइड्स हो गया। दीज एस्टेरॉइड्स वेरी इन साइज, ये अलग अलग साइज के हैं क्योंकि ये पत्थर है। सीरस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड विद द डायमीटर ऑफ 700 किलोमीटर्स। तो उसमें से लार्जेस्ट जो है इसको सीरस बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मेट्रॉइड्स किसे कहते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब सन के आसपास भी जो है पार्टिकल्स घूमते हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, रॉक्स है, सन के पास भी इस तरह से रिवॉल्व करते हैं सन, ठीक है। तो इसी तरह समटाइम दिस रॉक्स एंटर्ड अर्थ एटमोसफियर, क्योंकि सन के बाद हो गया हमारा मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ। तो ये जो 10 पार्टिकल से टकराते हैं आपस में, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से वो कभी ना कभी किसी भी ऑर्बिट में एंटर कर लेते हैं। और जैसे ये अर्थ आ गया तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर ही है,
तो ये एंटर होने के बाद और जब वो होते हैं तो बहुत ग्रेट स्पीड में आते हैं, तो उसके साथ फ्रिक्शन होता है, मतलब दो पत्थरों को घिसने से आग जैसे होती है, तो उससे ये एक एटमॉस्फेयर ऑलरेडी कहीं से आए थे और अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग है, उनकी गैसेस अलग है, तो इसी तरह से फ्रिक्शन हो जाता है और उसके कारण वो जलने लगता है। और अर्थ के सरफेस में जैसे गिरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसे? शूटिंग स्टार, टूटता तारा के नाम से जानते हैं उसको, लोकली लोग बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअली क्या है? एक पत्थर है जो फ्रिक्शन के कारण वो आग लग जाती है और वो ज़ोर से गिरते हैं, इसी तरह से इसको टूटता तारा के नाम से कहा जाता है। However, when a meteorite reaches Earth without being completely burnt, जब वो पूरा बर्न नहीं होता है, पूरा थोड़ा बहुत बर्न होता है, it creates a large hollow in the ground, तो अगर वो गिरता है नीचे, अगर पूरा बर्न हो जाता तो वो क्या हो जाता? डस्ट हो जाता, राख बन जाता। लेकिन अगर वो नहीं जलता पूरा और उसके बाद वो अर्थ को टच करता है, अर्थ के लैंड को टच करता है, तो ज़मीन में अगर वो गिरता है तो अच्छा खासा उसके अंदर एक हॉलो बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर के नाम से कहा जाता है, क्रेटर। ठीक है, द चंक दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर नोन एज मेटेरॉइड्स। तो उसी तरह से जो गिरते हैं पत्थर उस तरह से, उसे कहा जाता है मेटेरॉइड्स। ठीक है, कॉमेट्स आर मासेस ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेस। तो ये क्या है? किससे बना हुआ है? ये पत्थर से नहीं बना हुआ, ये आइस है, इसके अंदर डस्ट है और गैस है। ये भी सन के चारों चक्कर लगाते हैं, सन के ये भी चक्कर इधर इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, मेट्रॉइड जैसा करते हैं वैसे ये भी करते हैं। व्हेन अ कॉमेट कम क्लोजर टू द सन इट गेट्स हीटेड। जब ये सन के बहुत क्लोज आ जाते हैं तो उनको, एक तो ऑलरेडी इसके अंदर गैस है, फिर सन के पास आते हैं तो उनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस तरह से वो बर्न होने लगते हैं। इट गेट हीटेड अप एंड टर्न इनटू गैसेस, तो वो गर्म हो जाते हैं तो उसमें टर्न हो जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। एंड इट अपीयर लाइक अ ब्राइट स्टार, और इस तरह से वो बहुत बड़ा रोशनी देने लगता है और लगता है कि बहुत उसके पीछे जो है इस तरह से अगर है तो उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है, तो उस तरह से लगता है ये टेल। तो ये जो गैसेस है और जो हीट के कारण उसकी लाइट जो है दूर तक चली जाती है, तो उसको एक टेल अपीयर हो जाता है। दिस टेल्स में एक्सटेंड्स टू ओवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर, और कितने लंबे तक जा सकता है? मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक, कितना लंबा होता है ये। तो इसी तरह से कहा गया हेली कॉमेट्स इज द मोस्ट फेमस कॉमेट, क्योंकि ये सबसे बड़ा लगभग, और ये अपेयर कब तक होता है? इट अपेयर आफ्टर एवरी 76 ईयर्स, क्योंकि जब भी ये सन के करीब जाता है तो हिट हो जाता है, तो फिर हीटिंग होती है तो उसकी लाइट होती है, तो रोशनी जिस तरह से आगे तक जाती है तो बहुत लंबा उसका टेल बन जाता है। तो इट विल नेक्स्ट बी सीन, तो फिर इसी तरह से ये हमें दिखता है, अपने स्काई से दिख जाता है। ये सब जगह मुश्किल है जहाँ जहाँ ये अपेयर हो सकता है, जिस एरिया से जिस सरफेस मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ में एंटर करता है, तो इस तरह से जिस सरफेस में जाता है तो उस एरिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसके हिसाब से। तो अब जो है मैं नेक्स्ट मेटेरॉइड जो हेली कॉमेट्स जो दिखेगा हमें, जो जिसको कहा गया ओवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स उसकी टेल्स होती है, वो कब दिखेगी? 2061। तो ये बहुत समय है, शायद आप देख सकोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जो है हमारा जो चैप्टर्स है ये लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देंगे, उससे पहले आप चैप्टर्स को वापस अपने आप खुद रीड करेंगे इसको, और वीडियो देखेंगे दोनों मिला के, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर।